नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। यदि आप भी सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम सितंबर में संभावित है, और पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का अध्याय 1, ठीक है ना। किताब का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये क्लास 6 का है, एनसीईआरटी है। चूंकि सीटेट के लिए रामबाण है एनसीईआरटी, सीटेट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी पढ़े बिना संभव नहीं है, और खासकर पेपर 2, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, कल हम लोगों ने पढ़ा था जो पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी, उसमें हमने पढ़ा कि खगोलीय पिंड क्या है, फिर गैलेक्सी क्या है, फिर हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था कि सौर मंडल क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की दूरी क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। क्रम से हम सबका डिटेल भी जान रहे थे कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना, जिसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। फिर हमने शुक्र को पढ़ा कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा कि द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के जैसा शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने ये भी जाना कि तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। मेरे भाई, एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में सीटेट में कि तारा किसे कहते हैं। फिर 3 कथन दिया था, फिर 4 विकल्प दिए थे कि ए बी सही है, बी सी सही है, बी सी डी सही है, कोई सही नहीं है। और प्रश्न था कि तारा किसे कहते हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है, जिसमें स्वयं उष्मा और प्रकाश होता है। तो मेरे भाई, कल हमने चर्चा किया था कि जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है मेरे भाई, उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ये सारी बात आप समझिए, और आइए इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आज का क्रम है, हम पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं, अर्थ के बारे में, जहां की हम रहते हैं, ठीक है ना। आइए हम पृथ्वी पे चर्चा कर लें, इसके बारे में समझ लें। आप सभी जहां की रहते हैं ये पृथ्वी है, और इसके बारे में सूर्य के क्रम में अगर दूरी की बात करें तो मेरे भाई, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। तो फिर पहला दूसरा कौन है, तो हमने कल चर्चा किया था कि पहले नंबर पे है बुध। कौन है मेरे भाई, बुध। और दूसरे नंबर पे कौन है, शुक्र। और तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन है, पृथ्वी है। इतना हमने चर्चा किया था। अब सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और सवाल रहेगा कि यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आकार में ध्यान रखिएगा, आकार में अगर हम बात करें तो यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा, 5वां, ध्यान रखिएगा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है 5वें नंबर पे, और दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, ये जानते हैं ना, पृथ्वी जो हमारी है ना मेरे भाई, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कैसी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, और इसकी जो ध्रुव पे चपटी है ना, यही कारण है कि इसको ना भू-आभ कहते हैं। भू-आभ का मतलब जिसे जियोड कहा जाता है, ठीक है ना। भू-आभ का मतलब होता है भूमि की आभा, भूमि की छाया, या भूमि के समान, भूमि के आकार जैसा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। देखिए, एक बात और आप जानिए, पृथ्वी जो है ना हमारी, पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह, कितने उपग्रह हैं पृथ्वी के पास, तो मेरे भाई ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, बताइए क्या नाम है, उसका नाम चंद्रमा है। क्या नाम है, चंद्रमा। मेरे भाई, आप ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के पास प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो एक, नाम क्या है, चंद्रमा। प्राकृतिक का मतलब होता है जो स्वाभाविक हो, जो सृष्टि में अपने आप हो, और कृत्रिम का मतलब होता है जिसे बनाया गया हो, जिसे इंसानों ने डिजाइन किया हो, जिसे इंसानों ने बनाया हो, जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, जिसमें आर्यभट्ट है, ठीक,
एजुसेट है, इस तरह के सैटेलाइट है हमारे यहाँ जिसे इंसानों ने बनाया है, उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं ना, तो यह हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है मेरे भाई? नीले रंग की। तो यही कारण है कि पृथ्वी का एक और नाम क्या हो गया? तो पृथ्वी का एक और नाम हम कह देते हैं कि भैया ये जो नीला दिख रहा है ना, तो इसलिए ये नीला ग्रह है। क्या है? ग्रह है। कैसा ग्रह है? जब हम आसमान से देखते हैं तो चूंकि आप सभी जानते हैं 97% पानी है, यहाँ पृथ्वी पर कितना पानी है? 97% पानी है। अब चूंकि आसमान से अंतरिक्ष से देखने पे हमें पानी होने के कारण सब कुछ नीला नीला दिखता है, इसलिए हमने कहा भैया ये तो नीला दिख रहा है, इसलिए पृथ्वी को हमने कहा कि ये नीला ग्रह है। बात समझ में आ रहा है ना? सवाल पूछा जाए पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं, ये भी बात ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी को हम भूभाग कहते हैं, ठीक है ना, ये भी बात ठीक है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी बातें अगर आप यहां तक जान गए हो तो हम पृथ्वी के क्रम में और आगे बढ़े। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब थोड़ा करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरा मकसद है कि मैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों किताब चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, फिर इन चैप्टर बाय चैप्टर का एमसीक्यू आपके साथ करूं, फिर उसका टोटल का ओवरऑल का प्रैक्टिस सेट करूं। और मेरा ऐसा मानना है और प्रयास भी है कि एसएसटी में कम से कम आपके 55 प्लस नंबर लाएं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी किया है, तो मैं कह सकता हूं कि आप भी कर सकते हैं। पिछले 6-7 साल से अनुभव है, सरकारी सेवा में पढ़ाने का कार्यरत है पिछले 6 साल से। तो मेरा ये प्रयास है कि मेरे से जो भी बन पड़ता है मैं भी आपके लिए कुछ। आगे अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में तो मेरे भाई ये आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट, एक घूर्णन कितना टाइम लगता है बताइए? एक घूर्णन को मतलब पृथ्वी को एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट, कितना मिनट मेरे भाई? 56 मिनट और 4 सेकंड। एग्जैक्ट डेटा में अगर हम बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 09 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेटा में बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में समय लगता है, ठीक है ना। एक बात और आप ध्यान रखिए पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जो है ना मेरे भाई, वह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लंबवत कैसे मेरे भाई? लंबवत हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लंबवत पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पृथ्वी जो झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, यही कारण है मौसम का परिवर्तन होना। बात समझ में आ रहा है? जो मौसम बदलते हैं, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के मौसम ऋतुएं बदलती रहती है मेरे भाई, ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऐसा होता है। तो मौसम का विभिन्न प्रकार में बदलना, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या मौसम बदलना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मौसम जो बदलती रहती है अपने अक्ष पर पृथ्वी के झुके होने के कारण, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। कितना? 365 दिन। कितना मेरे भाई? 365 दिन 6 घंटे, ठीक है ना। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। कितना? 48 मिनट
और सेकंड में भी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 45.51 सेकंड, यानी 45.51 सेकंड। ठीक है ना। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड लगता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड लगता है। बात ध्यान रखना है। तो आप इसको ना भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है तो जो समय लगता है मेरे भाई 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का लगता है, और जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा परिक्रमा कंप्लीट करती है तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, 45 सेकंड का समय लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ये बात जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी की किताब से कर रहे हैं। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, इस तरह से सवाल रखते हैं। फिर एक बार अगर हम रिवीजन करें तो पृथ्वी दूरी के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है जैसे एजुसेट है, आर्यभट्ट है, इस तरह के और भी हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने के बाद हमें नीला दिखाई देता है, यही कारण है कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 97% पानी है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, विधिवत दिया हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में जो समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का लगता है, और पृथ्वी लंबवत झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। ये बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी लंबवत कितने डिग्री झुकी हुई है? तो मेरे भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा कंप्लीट करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का समय लगता है। तो क्या आपको मेरी इतनी सारी बातें समझ आ रही है? अगर आ रही है तो थंब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आप उनको जान लीजिए। एक होता है मेरे भाई अपसौर और एक होता है उपसौर। पहले हम बात करते हैं उपसौर के बारे में कि उपसौर क्या है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कि अपसौर क्या है। पहले उपसौर फिर अपसौर। ठीक है ना। देखिए, उपसौर की अगर हम चर्चा करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, ठीक है ना, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे मेरे भाई उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के जितना पास, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य के जितना पास रहेगी तो इसको हम उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। आप पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है तो उसको अपसौर कहते हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो उपसौर है मेरे भाई, यह स्थिति कब बनती है? तो यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। कब मेरे भाई? 3 जनवरी। ये बात आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए कि उपसौर क्या है तो मेरे भाई ध्यान रखिए, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है प्रत्येक साल। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साल 3 जनवरी। ध्यान आ रहा है ना? ठीक। अपसौर क्या है फिर? तो जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है ना, तब उसे अपसौर कहते हैं। और मेरे भाई यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो थंब करिए, लाइक करिए। ऐसा ना कि एक बार लाइक ठोक दिए, फिर वो लाइक ठोक दिए, लाइक ठोकते ठोकते डिसलाइक कर दिए, ऐसा ना करना है भाई। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? देखिए, फिर से एक बात समझिए, अपसौर उपसौर की स्थिति बनती है, वो बनती है 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति बनती है, वो बनती है 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से
बहुत दूर होती है, मतलब अधिकतम दूरी पर पहुंच जाती है मेरे भाई, तो इसे अपसौर कहते हैं। और अपसौर की स्थिति तो बनती है मेरे भाई 4 जुलाई को, और उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरी में अगर आगे जो चर्चा करेंगे तो हो जाएगा मंगल। सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। हमने बुध की भी चर्चा की, हमने शुक्र की भी चर्चा की, हमने पृथ्वी की भी चर्चा की। अब हम बात करेंगे मंगल की, ठीक है ना, मार्स की बात करेंगे। आइए मेरे भाई समझते हैं इसको। क्या मैं इसको मिटा दूं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा के फिर हम मंगल की बात करते हैं। मंगल की बात इसलिए कर रहे हैं ना कि आपके जीवन में अमंगल ना हो, आपके जीवन में भी मंगल हो, इसलिए मंगल को पढ़िए। बात समझ आ रहा है? थोड़ा भी अगर इधर उधर किए तो भाई तो मंगल हो ही भाई। मंगल की, मंगल ग्रह की बात करें तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में भी है। सौर मंडल में, ठीक है ना, सौर मंडल में यह ग्रह जो है ना, यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा, ठीक है ना, सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। फिर सवाल ये है पहला कौन है? दूसरा जब पकड़ा गया तो पहला कौन है? पहला मेरे भाई हमने आपसे चर्चा किया था कि बुध है। कौन है? बुध है। फिर दूसरा कौन है? तो दूसरा मंगल है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो मंगल है ना, मंगल ग्रह, यह मंगल ग्रह है ना, इस ग्रह की जो मिट्टी है ना मेरे भाई, वह लौह और ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में ना लौह ऑक्साइड बहुत पाया जाता है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है ना। किस कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण, लौह, ठीक है ना, लौह ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, लौह ऑक्साइड, ठीक है ना, लौह ऑक्साइड के कारण। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, जो मंगल है ना, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें सबसे अधिक लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है ना, लाल दिखता है हमें। और लाल लाल दिख गया तो फिर कह देंगे हम, जैसे हम लोग जिसको जैसे देखते हैं वैसे उसका नाम रख देते हैं। हमने किसी को नीला देखा तो कहा ये नीला ग्रह है, भाई पृथ्वी है। हमने किसी को लाल देखा तो फट से कह दिया भैया ये तो लाल ग्रह है। क्या है? लाल ग्रह। तो मंगल का दूसरा नाम लाल ग्रह, क्यों? क्योंकि लौह ऑक्साइड ज्यादा है यहाँ, ठीक है ना, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है ना, मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है कि जिसको हम अपनी पृथ्वी से भी देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। इसके दो प्रमुख ग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ध्यान रखिएगा, एक है फोबोस, क्या नाम है? फोबोस, ठीक है ना, और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है डिमोस। क्या नाम है? डिमोस। पहले का नाम फोबोस, दूसरे का नाम डिमोस। दूसरा डिमोस, पहला फोबोस। कोई दिक्कत? चलिए अब अगर हम आगे चर्चा करें तो हमने पहले बुध की चर्चा की, फिर शुक्र की, फिर पृथ्वी की, फिर मंगल की। अब हम चर्चा करेंगे मेरे भाई बृहस्पति की। क्यों? क्योंकि सूर्य से दूरी के क्रम में इसके बाद बृहस्पति है। बात क्लियर हो रहा है? आइए बृहस्पति के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं इसको मिटा दूं। क्या आपको समझ आ रहा है मेरे भाई? मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा दूं। इसके बाद भी समझ में न आए तो इसको और आसान लेवल करूंगा, इसके बाद भी समझ में ना आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति यह आकार में, ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा ग्रह है। कहां? हमारे सौर मंडल का। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा बुध है। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। बात समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अच्छा ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जो है ना,
वह बृहस्पति के बारे में एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करता है। कितना टाइम लगता है मेरे भाई? तो मात्र 9 घंटे 56 मिनट। कितना? 9 घंटे और 56 मिनट में बृहस्पति अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। यानी सबसे अधिक परिक्रमा करने वाला, सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला वो बृहस्पति है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। एक घूर्णन, ठीक है ना? सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह बृहस्पति है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और मेरे भाई अगर बृहस्पति के उपग्रह की बात करें तो इनके कुल 67 उपग्रह हैं, यानी 67 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? 67, यानी 67। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब बृहस्पति के बाद जो अगला क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में, वह कौन है? तो वह है मेरे भाई शनि। कौन ग्रह है? शनि। बोलिए शनि महाराज की जय। यह पास करवाएंगे आपको, तो इसलिए शनि को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना? आइए देख, क्या आपको दिख रहा है ना? बोर्ड पे क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है? ठीक, चलिए बात करें। मैं इधर लिख देता हूं, क्या पता आपको ना दिख रहा हो। ऐसा शनि पहले आंखें पे अटैक कर देता है। देख, इधर कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए ये है शनि। अब अगर आपको दिख रहा है तो आप पास कर जाएंगे सीटेट, ठीक है ना? आइए की बात करें अगर, तो ध्यान रखिए इसी क्रम में अगर हम शनि की बात कर रहे हैं तो इन शनि से आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो शनि है यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना? दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है? अब सवाल ये आया कि फिर पहला कौन है? तो मेरे भाई अभी आपने पढ़ा कि जो पहला सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा कौन है? शनि। मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। मेरे भाई ये पॉइंट लिखा हुआ है आपकी किताब में कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि। सवाल अगर पूछ दे कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ध्यान रखिएगा शनि है। मेरे भाई चारों ओर वलय हैं और इसका जो उपग्रह है, इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। अच्छा, टाइटन एक ही, क्या एक ही इसका उपग्रह है? तो नहीं मेरे भाई, शनि के कुल 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह हैं। फिर टाइटन क्या है? तो मेरे भाई जो टाइटन है ना, वह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन है, ठीक है? शनि के कुल 62 उपग्रह हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। शनि के बाद अगर आगे बढ़े तो है यूरेनस यानी अरुण, ठीक है ना? शनि के बाद कौन है? अरुण। अरुण जिसे यूरेनस आप कहते हैं, ठीक है ना? अगर देखिए, अगर अरुण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की। तो मेरे भाई बात है 1781 की। ध्यान रखिएगा 1781 में एक वैज्ञानिक हुए विलियम हर्शेल, ठीक है ना? कौन हुए? विलियम हर्शेल। नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हर्शेल। क्या नाम है मेरे भाई? विलियम हर्शेल नाम है, जिन्होंने 1781 में वरुण ग्रह यानी यूरेनस की खोज की, ठीक है ना? और इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह, लेटा ग्रह, ठीक है ना? लेटा हुआ ग्रह इसे कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इस अरुण यानी यूरेनस के उपग्रह की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा इसके कुल कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यूरेनस के कुल 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं मेरे भाई? 27 उपग्रह हैं। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर आप यहां तक क्लियर हो गए तो आप मेरे बात का जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट करिए और बताइए कि विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की। बताइए, विलियम हर्शेल ने
किस ग्रह की खोज की, ये आपको बताना है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं वरुण की यानी नेपच्यून की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? वो बात करेंगे हम वरुण की। आइए, वह सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है ना। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो है वरुण है, ठीक है ना। इसे नेपच्यून आप कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह सबसे ठंडा ग्रह है। कैसा है? यह सबसे ठंडा ग्रह है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके कुल 14 उपग्रह हैं। इसके कुल कितने उपग्रह हैं मेरे भाई? 14 उपग्रह हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। कितने उपग्रह हैं? अच्छा, उपग्रह का मतलब होता है जो अपने ग्रह का चक्कर लगाएं, ठीक है ना। उपग्रह किसे कहते हैं? जो अपने ग्रह का चक्कर लगाएं। मेरे भाई पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है ना। अच्छा, चंद्रमा जो है ना वह प्राकृतिक उपग्रह है, मानव निर्मित उपग्रह नहीं है। अगर हम मानव निर्मित उपग्रह की बात करें मेरे भाई, तो भारत ने आर्यभट्ट है, एजुसेट है, ओशनसेट है, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ देता है एजुसेट क्या है, ठीक है ना। सवाल पूछता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। या पूछ देगा ओशनसेट क्या है। ओशनसेट क्या है? तो यह क्या है? उपग्रह है। क्या है मेरे भाई? यह एक उपग्रह है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। बार बार अगर चंद्रमा की जिक्र हो रही है तो आइए हम चंद्रमा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था यानी फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था मेरे भाई, उसमें एक सवाल पूछा गया था चंद्रमा से रिलेटेड। आइए जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और फिर हम बताएंगे वो सवाल कौन सा था और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं सब महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं कोई अलग नहीं है, सब महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। देखिए चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। चंद्रमा से संबंधित सवाल पूछा जाता है। पहली बात तो ध्यान रखिए, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक प्राकृतिक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास, ठीक है ना, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है मेरे भाई। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। ये बात 84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है ना। पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? ठीक है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक, सर्वाधिक नजदीक आकाशीय पिंड। अच्छा, ग्रह की चर्चा हो मेरे भाई तो मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा। अगर सवाल ग्रह की पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है तो जवाब होगा शुक्र। लेकिन सवाल पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी आकाशीय पिंड है तो जवाब होगा चंद्रमा। कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और ये व्यास और आकार में हमारे पृथ्वी का 1/4 है। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, दूरी 3,84,400 किलोमीटर, प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? तो पृथ्वी का। किसका मेरे भाई? पृथ्वी का। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे निकटतम आकाशीय पिंड जो है वो है आपका चंद्रमा, ठीक है ना। पृथ्वी के व्यास और आकार में यह 1/4 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे कुछ बात करते हैं। अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो सवाल पूछा गया था आपके सीटेट फरवरी वाले पेपर में, ये पूछा था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए मेरे भाई इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन, कितना मेरे भाई? 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट, 7 घंटे 43 मिनट
पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल यही पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। एक बात और आप ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या चांद पे पहुंचा जा सकता है। अगर पहुंचा जा सकता है तो पहला व्यक्ति कौन था जिसने चांद पे पहुंचा। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, हम पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, अब पहुंचने वाले को चांद पे कहते हैं नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखिएगा, कौन? नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखें मेरे भाई। बात करें अगर पृथ्वी पे पहला व्यक्ति हो पृथ्वी पे चंद्रमा पे पहुंचने वाला वो पहले व्यक्ति की, तो नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग है नाम, ध्यान रखिएगा। ये पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पे पहुंचे थे। सवाल है कब पहुंचे थे, तो आपको बताना भी है कि 21 जुलाई 1969 को। कब मेरे भाई? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969। फिर से मैं रिपीट कर दूं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पे पहला व्यक्ति पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर पहला कदम रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। फिर चमकता कैसे है? हम कहते चंद्रमा रात को जब निकलता है तो कैसे चमकता कैसे है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो चंद्रमा है ना, उसका तो अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो कि हमारे पृथ्वी तक हमें आते हुए दिखाई देता है, जिसे हम मून लाइट कहते हैं, चांदनी कहते हैं, चांदनी रात। हाय हाय, चांदनी रात कहते हैं, मून लाइट कहते हैं। और कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में? तो 1 मिनट 25 सेकेंड। ठीक है ना? सेकेंड, 1 मिनट 25 सेकेंड। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक आता है। सूर्य का प्रकाश ही परावर्तित होके पृथ्वी तक आता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लेती है। ध्यान रखना है, 1 मिनट 25 सेकेंड। क्या कोई दिक्कत? फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं, चंद्रमा जो एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है ना, यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी का 1/4 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशीय पिंड जो है वो है चंद्रमा। इसका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लेता है। साथ में भी ध्यान रखना है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला वो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। साथ में भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और सूर्य का प्रकाश इसके पास आता है और यह जब पृथ्वी को परावर्तित करता है तो पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आने में 1 मिनट 25 सेकंड का टाइम लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछेगा, अच्छा वही जो प्रकाश परावर्तित करके, सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके पृथ्वी पे भेजता है, तो इसे ही मूनलाइट कहते हैं, यानी चांदनी रात कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चांदनी कहते हैं। ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है मेरे भाई। कथन और कारण में मिलाने वाला ये सवाल फंसा देता है। सवाल पूछ देगा कि चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और पूछ देगा कि चंद्रमा एक मानव निर्मित उपग्रह है या चंद्रमा एक कृत्रिम उपग्रह है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा एक दिन में अपना परिक्रम, चंद्रमा अपना पूरा चक्कर मतलब पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगाता है। तो मेरे भाई जो प्राकृतिक उपग्रह है ना कि कृत्रिम उपग्रह है, तो ये बात छोड़ के बाकी सब बात सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कथन वाले प्रश्न में पूछता है, प्रश्न ये पूछ देगा, मैं प्रश्न भी बना दूं कि
ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के बारे में सत्य कथन है। चंद्रमा के बारे में सत्य कथन है। और पूछ देगा क्या यह कृत्रिम उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे। उसके बाद पूछ देगा कि इसकी चांदनी आने में, चांदनी 1 मिनट 25 सेकंड। इसमें से दिए गए कथन में से ये है, ये बी है, ये सी है। अब विकल्प ए दे देगा, ए बी सही है, दूसरा दे देगा बी सी सही है, तीसरा दे देगा कि ए बी सी सही है, चौथा देगा कोई सही नहीं है, कोई नहीं। अब बताइए, ऐसे प्रश्न आता है, कौन सा कथन सही करिएगा? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसमें चंद्रमा कृत्रिम ग्रह नहीं है, प्राकृतिक ग्रह है, तो विकल्प ए कट जाएगा, बी और सी सही होगा। जो कथन बी और सी, ये विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। अब प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है एक लाइन का, कथन कारण वाले, मिलान वाले, इस तरह के प्रश्न जब तक आपके पूरे फैक्ट क्लियर नहीं होंगे, आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा किताब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? आपको समझ आ गया होगा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक वाइक करिए। इससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। बाकी तो हम कमा ही लेते हैं जितना कमाना है जॉब में अपने। ये शौक है कि हाँ भाई, हमने फ्री में पढ़ा तो आपके साथ भी जुड़ करके जितना हमें समझ आए उतना मैं आपको बता दूं। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यही सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिना किसी बातचीत के फिर आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, आपने सुना होगा क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्या है, ये क्या है, किसे कहते हैं? तो मेरे भाई देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, ठीक है ना, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके अतिरिक्त भी असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात को बहुत बारीकी से समझिए। तारा, ग्रह, उपग्रह, इनके अतिरिक्त ये सब हैं, इनके अतिरिक्त भी छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं पिंडों को मेरे भाई क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो एग्जाम में पूछा जाता है यहां से, वो बात आप जानिए। ये तो सवाल पूछ देगा कथन कारण में मिलाने वाले में कि भाई क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब सवाल ये जो पूछा जाता रहा है हमेशा से कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, यह कहां पाए जाते हैं, किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह क्षुद्र ग्रह जो है ना मेरे भाई, वह मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है ना, बीच रहते हैं। सवाल फिर से समझिए, सवाल पूछ देगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहते हैं? मंगल, शनि, मंगल, बृहस्पति, मंगल और यूरेनस, इस तरह से सवाल पूछ देगा। तो मेरे भाई, मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी है, उसी में क्षुद्र ग्रह की पट्टी उसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें आगे उल्का पिंड की, किसकी मेरे भाई? तो उल्का पिंड, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उल्का पिंड पे। ये सभी हाईलाइट करके टॉपिक आपकी किताब में दिया गया है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उल्का पिंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि
ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब पृथ्वी के करीब आते हैं तो पृथ्वी के करीब आने से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होने लगता है, जिसकी वजह से गिरने लगते हैं, पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, ठीक है ना। और इसी दौरान, मतलब गिरने के दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होता है, ठीक है ना। वायु के साथ इनका क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। घर्षण के कारण क्या होते हैं, जब भी घर्षण होता है, रगड़ाव होता है, तो ये गर्म होते हैं। कोई भी चीज जब रगड़िए तो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के जल जाते हैं। और जल करके यही टुकड़े जब नीचे गिरते हैं, जलते हुए नीचे गिरते हैं ऐसे, तो उन्हीं को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। फिर आंख बंद करके कहते हैं भैया हमको सीटेट पास करवा दो। बात समझ में आ रहा है। उसी गिरते हुए टूटते हुए तारे को हम क्या कहते हैं, वही जो घर्षण होकर जलता हुआ गिरता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, टूटता हुआ तारा कहा जाता है, ठीक है ना। उनका पिंड समझ में आ गया। देखिए सूर्य के चारों ओर बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है ना, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई कि यह उल्कापिंड जो है पृथ्वी के इतना करीब आ जाता है, इतना पास आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी की तरफ खिंचाव करने लगता है। और गिरते हुए क्रम में यह जब घर्षण होता है, रगड़ता है, तो यह गर्म होकर जल जाता है। और जलता हुआ टुकड़ा जब ऊपर से नीचे पृथ्वी पे गिरता है तो इसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्या आपको ये बात मेरा समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है उछल तारे की। उछल तारे की बात करें तो ध्यान रखिए मेरे भाई, उछल तारे की अगर हम बात करें तो इसे धूमकेतु चट्टान भी कहते हैं। उछल तारा जो है ना, इसे धूमकेतु चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकेतु चट्टान। उछल तारे या धूमकेतु चट्टान एक ही बात है मेरे भाई। अब जो बात है वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो उछल तारे हैं, जो धूमकेतु चट्टान है, वो किससे बना है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो बना है मेरे भाई, यह बर्फ, ठीक है ना, किससे? बर्फ से। और क्या? धूल से। बर्फ से, धूल से और गैस से। ध्यान रखिए, उछल तारे अथवा धूमकेतु चट्टान कहिए, बात एक ही है। ये जो बना है मेरे भाई, बर्फ से, धूल से, गैस से बने होते हैं। ये आकाशीय पिंड हैं जो किससे बने हैं? बर्फ, धूल और गैस से बने हैं। सवाल पूछा जा सकता है, उछल तारे और किस नाम से जाने जाते हैं? तो धूमकेतु चट्टान। ये बने कैसे हैं? तो धूमकेतु चट्टान बर्फ, धूल और गैस से बने ये आकाशीय पिंड है मेरे भाई। और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर होता है, ये उछल तारे का जो सिर होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, सिर किधर होता है? सूर्य की तरफ। सिर किधर होता है? सूर्य की तरफ। उछल तारे का जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ होता है। और जो पूंछ होता है, क्या होता है? जो पूंछ होता है मेरे भाई, वो किधर होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पूंछ होता है वो हमेशा सूर्य के बाहर की तरफ होता है, यानी सूर्य से दूर होता है, ठीक है ना। सिर सूर्य की तरफ, जैसे अगर हम कहें कि ये सूर्य है, ठीक है ना, तो ये सिर हो गया, सॉरी, ये सिर हो गया जो सूर्य की तरफ है। आए जो पूंछ हो गया वो सूर्य से दूर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? उछल तारे जो धूमकेतु चट्टान बर्फ, धूल और गैस से बने हुए एक आकाशीय पिंड है मेरे भाई। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर है वो सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहता है, दूर की तरफ रहता है, जो हमें आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। जब हम रात में देखते हैं, जो हमें आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका जो सिर होता है सूर्य की तरफ, पूंछ होता है दूर होता है सूर्य से। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये बने कैसे हैं? उछल तारे या धूमकेतु चट्टान बने कैसे हैं? तो बर्फ से, धूल से और गैस से बने हुए यह एक आकाशीय पिंड है, ध्यान रखना है। वहीं अगर कुइपर मेखला की बात करें, ध्यान रखिएगा, किसकी मेरे भाई? कुइपर मेखला। कुइपर मेखला, इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा इसका भी चर्चा है आपकी किताब में, तो ध्यान रखिएगा। यह जो कुइपर मेखला है, यह नेपच्यून से भी दूर है, ठीक है ना। सबसे दूरी किसका है? नेपच्यून का।
नेपच्यून से भी दूर है और सौरमंडल के आखिरी सिरों पर है और यह एक विशाल पट्टी के आकार का है, ठीक है ना। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं और यह कैसा है, यह बर्फ से बना है मेरे भाई। किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है। ध्यान रखिएगा, कुइपर मेखला किससे बना है, यह बर्फ से बना रहता है मेरे भाई। और जो धूमकेतु है ना, इसी क्षेत्र से आते हैं। जो धूमकेतु है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये धूमकेतु इसी क्षेत्र से यानी कुइपर मेखला से आते हैं। ध्यान रखिएगा, धूमकेतु किस क्षेत्र में होते हैं, तो कुइपर मेखला में होते हैं। ध्यान रखिएगा, धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं यानी कुइपर मेखला से आते हैं और प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। भी ध्यान रखिएगा, प्लूटो भी कुइपर मेखला में स्थित है, धूमकेतु भी कुइपर मेखला में स्थित है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बना कैसे है, तो बर्फ से बना है मेरे भाई। ये ठंडा है। नेपच्यून, जो नेपच्यून ग्रह है उससे बहुत दूर है यानी सौरमंडल के आखिरी सिरे पर है, जिसे कुइपर मेखला कहा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आज का टॉपिक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपके इस क्लास को यानी क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हमने क्लास डाला भी है रिकॉर्डिंग करके, आप देखिए। और मैं इसके बाद एक क्लास रिकॉर्ड करने वाला हूँ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। सीटेट का PYQ आपका सॉल्व करके डालने वाला हूँ, जो फरवरी 2026 में हुआ था। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए